चाहे ओपीसी में से आ जाते हैं, चाहे स्मॉल कंपनी में से आ जाते हैं, चाहे कन्वर्टिंग अ पब्लिक कंपनी इनटू अ प्राइवेट कंपनी जिसमें कि 200 की कैलकुलेशन में से आ जाते हैं, किस तरीके से एडजस्टमेंट जो 3 करने हैं उसको लेके आ जाते हैं। ठीक है, तो प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन भी आ जाती है कई बार। तो सर ये तो आते ही हैं, इसके अलावा अपन ने और जो कैटेगराइजेशन किए हैं, सबसे पॉइंट नंबर 1 जो किया था अपन ने, कैटेगराइजेशन ऑफ कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स, दैट इज अनलिमिटेड कंपनी एंड लिमिटेड कंपनी। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन एन लिमिटेड कंपनी एंड अनलिमिटेड कंपनी, या फिर अनलिमिटेड कंपनी इज ऑन अ अनलिमिटेड कंपनी, या कंपनी हैविंग जिसके मेंबर्स की लाइबिलिटी इज लिमिटेड बाय गारंटी इज ऑन अ डिफरेंट फुटिंग देन अ कंपनी विच इज लिमिटेड बाय शेयर्स। तो लिमिटेड बाय शेयर्स और लिमिटेड बाय गारंटी कंपनी के बीच में डिफरेंस आ जाता है। तो ये पूरा पोर्शन जो अपन कर रहे हैं वो पूरा का पूरा एग्जाम, मतलब मैं इसमें से टाइप्स ऑफ कंपनीज में से एक क्वेश्चन तो पक्का मानो ही मानो, जितनी भी टाइप्स ऑफ कंपनीज अपन कर रहे हैं। तो तीसरा कैटेगराइजेशन आज चालू करते हैं अपन, टाइप्स ऑफ कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल। द कीवर्ड हियर इज कंट्रोल। तो सर ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल में दो कैटेगराइजेशन होते हैं कंपनीज के। एक तो होता है होल्डिंग एंड सब्सिडियरी कंपनी, होल्डिंग एंड सब्सिडियरी कंपनी। ठीक है, ये रिलेटिव टर्म है, मतलब एक दूसरे के कंटेक्स्ट में देखने हैं। ठीक है, होल्डिंग कंपनी कौन, जो सब्सिडियरी कंपनी के कंटेक्स्ट में होल्डिंग है। और सब्सिडियरी कौन, सब्सिडियरी कंपनी कौन सर, जिसके ऊपर होल्डिंग कंपनी का कंट्रोल है। ठीक है, और दूसरा कैटेगराइजेशन है इसमें एसोसिएट कंपनी का। दोनों पे क्वेश्चन आते हैं बेटा, होल्डिंग कंपनी और एसोसिएट कंपनी। चलिए समझते हैं होल्डिंग कंपनी और सब्सिडियरी कंपनीज क्या होती हैं। सबसे पहला टर्म कि सर होल्डिंग कंपनी और सब्सिडियरी कंपनी में, होल्डिंग कंपनी वो समझाना, डिफाइन सब्सिडियरी कंपनी को किया गया है, और होल्डिंग कंपनी के लिए तो बस रिलेटिव टर्म, कल मैंने आपको बताया था ना, जो तैर रहा है वो नर और जो तैर रही है वो मादा, वैसे ही डिफाइन कर दिया कि होल्डिंग कंपनी वो जो सब्सिडियरी कंपनी की होल्डिंग कंपनी है। ठीक है सर, तो मेनली डिफाइन सब्सिडियरी कंपनी को किया गया है। ठीक है सर, होल्डिंग कंपनी क्या, कि सर जो सब्सिडियरी कंपनी के ऊपर कंट्रोल एक्सरसाइज करती है। ये कंट्रोल, अच्छा कंपनी क्या होती है, कि सर कंपनी आपने बताया था आर्टिफिशियल पर्सन होती है। तो आर्टिफिशियल पर्सन का खुद का दिमाग होता है क्या, नहीं सर खुद का दिमाग नहीं होता है, उसका दिमाग होता है जो उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, जो इस कंपनी के लिए, इसके कंपनी के बिहाफ पे डिसीजंस लेते हैं, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इस कंपनी का दिमाग माना जा सकता है। तो यदि यदि दर्श जैन का दिमाग मैं कंट्रोल करने लग जाऊं, दिमाग के ऊपर मेरा कंट्रोल हो जाए दर्श जैन के, तो उसकी पूरी बॉडी भी मैं कंट्रोल कर पाऊंगा। यस सर। तो होल्डिंग कंपनी का सब्सिडियरी कंपनी के ऊपर कंट्रोल होता है। ये कंट्रोल जो है ये दो तरीके से होता है। पहला तो होता है कि सर कंट्रोल ओवर कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द सब्सिडियरी कंपनी। पहला कंट्रोल करने का तरीका क्या है, कंट्रोल ओवर कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ सब्सिडियरी कंपनी। यानी कि आपके दिमाग पे मैंने कंट्रोल कर लिया तो आपकी बॉडी पे मेरा कंट्रोल हो जाएगा। यस सर, सो कंट्रोल ओवर कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द सब्सिडियरी कंपनी। इसका और गहराई में मतलब समझने से पहले एक बार अपने वीडियोस ऑन कर लो। ऐसे समझ में नहीं आता है कि कौन मेरे साथ पढ़ रहा है, सब काले काले आपके वो दिखते हैं कि हाँ भाई बस ये आया हुआ है, दिखते हो नहीं तुम। फटाफट वीडियो ऑन करो, दर्श जैन, दिशी, जिया, कविश, श्रेया, फटाफट वीडियो ऑन करो। ठीक है, तो कंट्रोल ओवर कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इस सब्सिडियरी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कौन बैठ रहा है, उसके ऊपर इस होल्डिंग कंपनी का कंट्रोल है। और डिटेल में जाए तो इसकी डेफिनेशन क्या आएगी, कंट्रोल ओवर कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मतलब होता है जब इस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में ऑल और मेजॉरिटी डायरेक्टर्स, ऑल और मेजॉरिटी डायरेक्टर्स
का अपॉइंटमेंट किसके हाथ में है? होल्डिंग कंपनी के हाथ में। या तो सारे, मान लो 10 हैं तो 10 के 10, ऑल का मतलब क्या हो गया? ऑल डायरेक्टर्स का मतलब 10 के 10 के अपॉइंटमेंट पे कंट्रोल किसका है? कि सर सब्सिडरी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कौन बैठेगा डायरेक्टर, उसके ऊपर ऑल यानी कि सारे के सारे पे होल्डिंग कंपनी का कंट्रोल है। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि ऑल नहीं लेकिन मेजॉरिटी, कि सर सारे के सारे 10 नहीं, कम से कम 6 तो होना चाहिए ना। मेजॉरिटी कितनी हो गई 10 में से की 6, यानी कि 10 में से 6 की मैं यदि बात करने लगूं तो इधर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में मेजॉरिटी से जो भी डिसीजन होगा उस पे मेरा कंट्रोल हो गया। यस सर, यानी कि मेरे होल्डिंग कंपनी के कहे बिना कहीं कोई जा सकता है, उसमें डिसीजन हो सकता है बोर्ड में? नहीं सर, यानी कि ऑल, ऑल नहीं भी है तो भी मेजॉरिटी, मेजॉरिटी भी हो गई तो भी कंट्रोल कहलाएगा, क्योंकि उस बोर्ड में जो डिसाइड हो रहा है उसमें हमारा से रहेगा, होल्डिंग कंपनी का से रहेगा। तो पहला तरीका जिससे कि होल्डिंग कंपनी का सब्सिडियरी कंपनी के ऊपर कंट्रोल होता है, दैट इज कंट्रोल ओवर कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ सब्सिडियरी कंपनी। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय कंट्रोल ओवर कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स? कि दैट होल्डिंग कंपनी इज द हैविंग द राइट टू अपॉइंट all or majority of the directors in the board of directors of the subsidiary company, तो वो होल्डिंग का सब्सिडियरी के ऊपर कंट्रोल कहलाएगा। पहला तरीका कंट्रोल का क्लियर हुआ या नहीं हुआ? दर्श जैन, श्रेया, दिशी अग्रवाल। दिशी अग्रवाल किससे बात कर रही है? सर क्या करूं, हर बार आप मेरे को ही पकड़ लेते हो, बाकी भी तो करते हो, उनको भी तो पकड़ो। हाँ, पर क्या करें भाई। जिया जैन बोल, जिया कौन सी जिया है ये समझ ही नहीं आ रहा है। हाँ जिया जैन बोल रही, समझ आ गया। जिया बोरा, जिया जैन, कविश, अपनी अपनी शक्लें दिखा दोगे तो मेरा दिन अच्छा जाएगा। कई बार होता है ना, किसी की शक्ल देखने से दिन अच्छा जाता है, तो शक्लें दिखाओगे नहीं तो दिन अच्छा कैसे जाएगा? जल्दी करो, वीडियो ऑन करो। ठीक है। श्रेया बियानी तो अपने कोलगेट वाले दांत दिखाने में नंबर 1 है। नेक्स्ट तरीका, कंट्रोल का दूसरा तरीका, आओ समझते हैं। होल्डिंग सब्सिडियरी, होल्डिंग का सब्सिडियरी के ऊपर कंट्रोल, कंट्रोल करने का पहला तरीका कंट्रोल ओवर कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कंट्रोल करने का दूसरा तरीका है जब होल्डिंग कंपनी का सब्सिडियरी कंपनी के ऊपर, सब्सिडियरी कंपनी के अंदर ग्रेटर देन 50% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर या टोटल वोटिंग राइट्स, कुछ भी बोल लो, सब्सिडरी कंपनी में ग्रेटर देन 50% टोटल वोटिंग पावर होल्डिंग कंपनी के पास में है, तो फिर होल्डिंग का सब्सिडियरी के ऊपर कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है। दूसरा तरीका, कि जब होल्डिंग कंपनी का सब्सिडियरी कंपनी के अंदर ग्रेटर देन 50% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर। बेटा ये कीवर्ड्स हैं, ये ऐसे ही आने चाहिए जो मैं इतनी देर से 4 बार मैंने आपको बता दिया, कंट्रोल ओवर कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, तो ये ऐसे ही आना चाहिए। जब भी होल्डिंग सब्सिडियरी का क्वेश्चन आए, पहली चीज जो दिमाग में आना चाहिए, कंट्रोल। क्या तुम अपने छोटे भाई बहनों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हो? हाँ सर, कंट्रोल। हाँ सर बिल्कुल करते हैं, अब याद रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट, सर वो छोटे भाई बहनों को पता नहीं, माँ बाप हमको बोला कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, अब क्या बता रहा था मैं? हाँ, तो सर ये कंट्रोल वर्ड हिट होना चाहिए दिमाग में, कि हाँ एग्जाम में ये नहीं आएगा तो नंबर नहीं मिलेंगे यदि होल्डिंग सब्सिडियरी का क्वेश्चन आया है तो। ठीक है सर। नेक्स्ट, अब है ना, एक मूवी देखी है आपने? सर आप मूवीज बड़ी रेफर करते हो, एक तो कल मिस्टर इंडिया कर दी और आज एक वो नाना पाटेकर और अगेन अनिल कपूर की एक मूवी आई थी वेलकम करके, किसी ने देखी है? उसमें वो नाना पाटेकर बार बार खुद को कंट्रोल कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, कंट्रोल कर भाई, ही इज अ डॉन। तो अब उस तरीके से जैसे होल्डिंग सब्सिडियरी का क्वेश्चन आए, नाना पाटेकर को याद कर लेना, कंट्रोल कंट्रोल, स्वयं पे कंट्रोल रखो, लोगों का बिगाड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट, तो सर लोगों का तो नहीं, तुमने नहीं लिखा तो तुम्हारा बिगाड़ा हो जाएगा, एग्जाम में नंबर नहीं मिलेंगे, कंट्रोल करना। नेक्स्ट,
ग्रेटर देन 50% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर का मतलब समझो। जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के कंपोजिशन के ऊपर कंट्रोल का मतलब बताया था मैंने आपको, क्या कि सर ऑल और मेजॉरिटी दोनों में से कोई भी हो तो भी कंट्रोल होगा। वैसे ही ग्रेटर देन 50% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर या टोटल वोटिंग राइट। नाउ वोटिंग पावर का अर्थ समझते हैं अपन कि सर हर कंपनी में शेयर्स होते हैं रे, शेयर्स होते हैं या नहीं होते हैं सर? हाँ सर, होल्डिंग कंपनी में भी होंगे, सब्सिडियरी कंपनी में भी होंगे शेयर्स। अब किसी कंपनी में ये इस कंपनी में मान लो 10 जैन के पास में शेयर्स हैं, मान लो श्रेया बियानी के पास में शेयर्स हैं, मान लो दिशी अग्रवाल के पास में शेयर्स हैं, तो जितने शेयर्स हैं उतनी वोटिंग पावर इन लोगों के पास में होगी। ये मान लो एक बार के लिए कि एक शेयर पे एक वोटिंग राइट मिलता है, एक शेयर पे एक वोटिंग राइट मिलता है। तो श्रेया बियानी के पास में इस सब्सिडियरी कंपनी में मान लो 1000 शेयर हैं, तो इस आउट ऑफ कितने, 1 लाख, 1 लाख में से 1000 शेयर श्रेया बियानी के पास में, तो इसके पास में 1% ऑफ द वोटिंग पावर हो गई इस कंपनी में। यस सर, ठीक है। तो हर शेयर नॉर्मली, अभी मैं और भी जो डिफरेंस है उस पर भी आऊंगा, नॉर्मली एक शेयर पे एक वोटिंग राइट होता है। तो यदि होल्डिंग शेयर के पास में इस सब्सिडियरी कंपनी के अंदर शेयर्स हैं और इस हिसाब से शेयर्स हैं कि ग्रेटर देन 50% ऑफ टोटल वोटिंग पावर या राइट्स होल्डिंग के पास में है सब्सिडियरी कंपनी के अंदर, तो सर इनडायरेक्टली इस कंपनी में जब भी वोटिंग होगी ग्रेटर देन 50%, यानी कि कंट्रोल कर लेगा ये इसके डिसीजंस को। यस सर, कंट्रोल कर लेगा। तो ये दूसरा तरीका होता है किसी भी कंपनी के ऊपर कंट्रोल करने का। क्या बेसिक समझ में आ गया? ग्रेटर देन 50% ऑफ द टोटल वोटिंग राइट्स। यस सर। अब इसका एक मतलब समझो, नॉर्मली वोटिंग पावर या वोटिंग राइट्स किस पे मिलता है, ये बहुत ध्यान से समझना है, एग्जाम में इस पे तुमको फंसाने की कोशिश करेंगे। वोटिंग राइट्स नॉर्मली किस पे मिलते हैं कि सर इक्विटी शेयर पे वोटिंग राइट्स मिलते हैं। किस पे मिलते हैं? इक्विटी शेयर के ऊपर वोटिंग राइट्स मिलते हैं। मैं नॉर्मली बात कर रहा हूं, नॉर्मली इक्विटी शेयर के ऊपर ही वोटिंग राइट्स मिलते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर वोटिंग राइट्स नहीं मिलते हैं। यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर? आई बिलीव आप सबको इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर की कहानी, चूंकि 12वीं में हो या 12वीं पास करके आ रहे हो, आई होप क्लियर है। नहीं है तो आगे जाके मॉड्यूल में इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर पे भी आएगा, हम उस पर भी टॉपिक कवर कर लेंगे। श्रेया बियानी बोल रही है नहीं सर मेरे को नहीं ध्यान, कोई बात नहीं, देख यही समझ ले, इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस के नाम में एक वर्ड आ रहा है प्रेफरेंस। इक्विटी शेयर वालों पे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दो तरीके की प्रेफरेंस दी जाती है बियानी। क्या इक्विट मतलब तेरे दो भाई बहन होंगे, तू एक का ज्यादा फेवर करेगी, एक को ज्यादा प्रेफर करेगी? सर नहीं सर मैं नहीं करती हूँ। अरे समझने के लिए बता रहा हूँ, एक का एक को दूसरे के कंपैरिजन में प्रेफरेंस दी जाती है दो जगह। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स वालों को इक्विटी शेयर होल्डर्स पे दो जगह प्रेफरेंस मिलती है। किन दो जगहों पे सर? कि सर एक तो जब भी डिविडेंड डिक्लेयर होगा ना, जब भी डिविडेंड डिक्लेयर होगा ना, इनको प्रायोरिटी दी जाएगी, प्रेफरेंस वालों को। दूसरा, सर जब भी कंपनी वाइंड अप हो रही होगी, खत्म हो रही होगी, तो पहले पैसा किसको लौटाया जाएगा? प्रेफरेंस वालों को, फिर बचेगा तो इक्विटी वालों को लौटाया जाएगा। एक ऑर्डर होता है, जब आप हायर क्लासेस में जाओगे वो पढ़ोगे, मैं भी बता दूंगा बाद में। पर जब कंपनी खत्म हो रही होती है तो हो सकता है पैसे की कमी हो, तो प्रेफरेंस शेयर वालों को इक्विटी शेयर वालों पे प्रेफरेंस देते हुए इनको पहले पैसा चुकाया जाएगा, फिर इक्विटी शेयर वालों को पैसा चुकाया जाएगा एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। ये दो जगह प्रेफरेंस शेयर्स वालों को इक्विटी शेयर वालों पे प्रेफरेंस दिया जाता है, नाम में ही आंसर छुपा हुआ है, प्रेफरेंस शेयर्स है, ठीक है। तो सर वोटिंग राइट्स किस में मिलते हैं? कि सर नॉर्मली इक्विटी शेयर पे मिलते हैं वोटिंग राइट्स, प्रेफरेंस शेयर्स पे नहीं होते हैं। क्या ये पहली बात भेजे में घुसी? यस सर। दूसरी बात कि सर यदि प्रेफरेंस शेयर वालों को वोटिंग राइट्स मिलते भी हैं, यदि प्रेफरेंस शेयर वालों को वोटिंग राइट्स मिलते भी हैं, तो वो केवल खुद के मैटर में वोट कर सकें ऐसे ही वोटिंग राइट्स होते हैं, इक्विटी शेयर जैसे वोटिंग राइट्स नहीं मिलते हैं।
इक्विटी शेयर जैसे वोटिंग राइट्स नहीं मिलते हैं। समझ में आ गया? मैं बहुत मौके की बात बता रहा हूँ, इतना खुल के इतना डिटेल में कोई नहीं बताएगा। यदि प्रेफरेंस शेयर्स वालों को वोटिंग राइट्स मिलते भी हैं तो खुद के मैटर में कहीं पर वोटिंग करनी हो तो उतने ही मिलते हैं। इक्विटी शेयर वाले जैसे कंपनी के हर मैटर में वोट कर सकते हैं वैसे नहीं मिलते हैं। तीसरा, सर तो फिर एग्जाम में यदि आ जाए कि इतने इक्विटी शेयर्स हैं इतने प्रेफरेंस शेयर्स हैं तो आपको अपना दिमाग यहाँ लगाना है कि वहां आपको अजम्पशन लिखना है या क्लैरिफिकेशन लिखना है कि एक कंपनी होल्डिंग सब्सिडियरी कंपनी का क्वेश्चन आ रहा है, क्या ये इसकी होल्डिंग सब्सिडियरी है? तो सर वहां आपको डिटेल में लिखना है कि हम ये मानते हैं कि इक्विटी शेयर्स पे वोटिंग राइट्स है और प्रेफरेंस शेयर्स पे कोई वोटिंग राइट्स नहीं है। ऐसा करते हुए कैलकुलेशन करना है। समझ में आई बात? समझ में आई बात? जिया कविश, जिया वोरा, जश जश शाह, समझ में आई बात? ये चार जनों ने वीडियो ऑन नहीं किए हैं तो मुझे समझ में नहीं आ रहा इनको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट। तो सर हम यहाँ पर अजम्पशन लिख देंगे क्वेश्चन में यदि दिया हुआ है ना होल्डिंग सब्सिडियरी में कि सर सब्सिडियरी में इतनी तो इक्विटी शेयर्स है, इतने प्रेफरेंस शेयर्स हैं, ये इसमें इतने होल्ड करता है इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर, तो उससे प्रेफरेंस शेयर वालों कैलकुलेशन से प्रेफरेंस शेयर्स को अलग कर लेना। जब होल्डिंग सब्सिडियरी की 50% की कैलकुलेशन निकालने की अपन कोशिश कर रहे हैं ना, 50% की कैलकुलेशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं ना कि सर सब्सिडियरी कंपनी में इतने तो इक्विटी शेयर्स हैं इतने प्रेफरेंस शेयर्स हैं, ये होल्डिंग सब्सिडियरी के अंदर आउट ऑफ इतने इक्विटी शेयर्स होल्ड कर रही है, आउट ऑफ प्रेफरेंस इतने प्रेफरेंस शेयर होल्ड कर रही है। प्लीज ये कैलकुलेशन के टाइम 50% से ज्यादा की कैलकुलेशन के टाइम ये प्रेफरेंस को कंसिडर मत करना। नीचे अजम्पशन लिख देना कि अज्यूमिंग दैट प्रेफरेंस शेयर्स आर नॉट हैविंग वोटिंग राइट्स, इक्विटी में से इक्विटी की कैलकुलेशन करके परसेंटेज निकालना 50% से ज्यादा हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वोटिंग पावर हमने क्या अज्यूम किया है, केवल किस पे होती है? इक्विटी शेयर्स पे होती है। बात समझ आ गई? बात समझ आ गई? यस सर। बियानी जी बात समझ में आई? सब, लेकिन इसके पहले जो आप वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का जो कंट्रोल बता रहे थे वो मुझे सुना नहीं, नेट इशू था थोड़ा। नेट इशू था, कोई बात नहीं। तो तू एक काम करना, 5-10 मिनट लगा के, 10 मिनट से ज्यादा का नहीं है, रिकॉर्डिंग से क्लास खत्म होते ही देखना बेटा। ठीक है? और साथ में पैरेलल चैटिंग चलाएगी तो कैसे समझ में आएगी? हम्म। श्रेया बियानी, अरे तो वापस गायब हो गई। चलो, बियानी साहब सुनाई दे रहा है या गायब हो गए, मिस्टर इंडिया हो गए? नहीं। चलो नेक्स्ट। तो सर इक्विटी शेयर्स पे वोटिंग राइट्स होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स पे नहीं होते हैं, पहली बात। दूसरी बात, यदि दे भी रखा है तो आपको ये लिखना है, अच्छा होते भी हैं वोटिंग राइट्स, तो सर वोटिंग राइट्स जो हैं वो प्रेफरेंस शेयर्स पे होते भी हैं यदि उनके, तो केवल उनके खुद के मैटर्स के लिए होते हैं, इक्विटी शेयर्स जैसे नहीं होते हैं। तीसरी बात और बहुत इंपॉर्टेंट बात कि सर यदि एग्जाम में क्वेश्चन खुद दे दे, यदि एग्जाम में क्वेश्चन खुद दे दे कि प्रेफरेंस शेयर्स वालों के भी वैसे ही वोटिंग राइट्स हैं जैसे कि इक्विटी शेयर वालों के होते हैं, प्रेफरेंस शेयर वालों के भी वैसे ही वोटिंग राइट्स होते हैं जैसे कि इक्विटी शेयर वालों के होते हैं, तो फिर हमको इनको 50% से ज्यादा की कैलकुलेशन में प्रेफरेंस वालों को भी कंसिडर करना पड़ेगा। यानी कि क्वेश्चन खुद बोल रहा है कि प्रेफरेंस शेयर्स वालों के भी वैसे ही वोटिंग राइट्स है जैसे कि इक्वल है इक्विटी वालों के, तो फिर इनको कैलकुलेशन में कंसिडर करोगे, अदरवाइज नहीं करना है। अदरवाइज क्या करना है? अजम्पशन लिख देना है, अज्यूमिंग दैट प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जनरली डू नॉट हैव वोटिंग राइट्स, हम इनको कैलकुलेशन में कंसिडर नहीं करेंगे। बात समझ में आई? बिया नहीं सुनाई दे रहा है या गायब हो गई? हाँ सर, थोड़ा नेट इशू है। हाँ कोई बात नहीं, तो वीडियो ऑफ कर ले, पर साथ में चैटिंग मत कर, नेट उधर भी खप जाता है, चैटिंग नहीं करने की है साथ में। ठीक है, नेक्स्ट। दर्श हाँ सर। तू आया था क्लास में तो बहुत भोला था, अभी तू 2-4 दिन में बहुत मतलब मास्टरमाइंड आदमी होने लग गया है। ठीक है, नेक्स्ट। अरे सर को सब पता पड़ता है। नेक्स्ट, चलो आ जाओ। अब
क्या चल रहा था, होल्डिंग सब्सिडियरी पहला तरीका, कंट्रोल ओवर कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स दूसरा तरीका, ग्रेटर देन 50% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर या टोटल वोटिंग राइट इन सब्सिडियरी कंपनी किसके पास में, होल्डिंग कंपनी के पास में। इसमें मैंने आपको पहली बात बताई कि सर वोटिंग पावर इक्विटी शेयर्स पे ही होती है, प्रेफरेंस शेयर्स पे नहीं होती है। दूसरा कि सर वोटिंग, यदि एग्जाम में प्रेफरेंस शेयर्स की भी डिटेल दी हुई है तो अजम्पशन लिख देना क्या, कि सर प्रेफरेंस शेयर्स पे हम वोटिंग राइट्स नहीं मानते हैं। हाँ, तभी कैलकुलेशन में लेना जब क्वेश्चन खुद बोले कि प्रेफरेंस शेयर्स वालों का भी इक्विटी शेयर्स जैसे ही वोटिंग राइट्स है, तो फिर तो हम कैलकुलेशन में लेंगे, अदरवाइज नहीं। इस तरीके से काम करेंगे। स्टेप नंबर 1 सबसे प्रायोरिटी, स्टेप नंबर 2 सेकंड प्रायोरिटी, स्टेप नंबर 3 थर्ड एंड लास्ट प्रायोरिटी। ठीक है, फर्दर डिटेल्स कि सर अब आ जाओ इक्विटी शेयर्स की डिटेल्स पे चलते हैं। इक्विटी शेयर्स में जनरली कंपनीज एक्ट 2013 से पहले क्या होता था, कंपनीज एक्ट 2013 से पहले क्या होता था, एक ही क्लास या एक ही टाइप के इक्विटी शेयर्स होते थे, एक ही क्लास या एक ही टाइप के इक्विटी शेयर्स होते थे कि सर एक इक्विटी शेयर पे एक वोटिंग राइट। ठीक है, मतलब दर्श के पास में जितने हैं आउट ऑफ द टोटल उतने इसके पास वोटिंग राइट्स आ जाएंगे, दिशी के पास में उस कंपनी में जितने हैं उतने वोटिंग राइट्स आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन 2013 में एक नया कंसेप्ट आया कंपनीज एक्ट में जिसको बोलते हैं शेयर्स विद डीवीआरस, shares with DVRs. Now, what do you mean by DVRs? DVRs stands for shares with differential voting rights. Shares with differential voting rights. क्या कंसेप्ट है, आओ समझते हैं। शेयर्स विद डीवीआरस भी आने लग गए, इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। ठीक है, अब देखो बहुत सिंपल सी बात है, हमारा दर्श जैन है, वो रिलायंस कंपनी के शेयर्स खरीदा हुआ है, जितने भी शेयर्स खरीदा हुआ है उतने इसके पास में वोटिंग राइट्स हैं या नहीं है, यस सर। पर यार ये न तो उसकी एनुअल जनरल मीटिंग में जाके वोट कास्ट करता है, इसने तो शेयर्स क्यों खरीदे हैं, कोई और पर्पस के लिए खरीदे हैं कि मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, मेरे शेयर्स के भाव बढ़ेंगे या मुझे डिविडेंड मिलेगा, ठीक है, या मेरे को इन शेयर्स में ग्रोथ मिलेगी शेयर प्राइस में, इन सब कामों के लिए कर रहा है। ये कभी भी शेयर्स में इसलिए इन्वेस्ट नहीं कर रहा है कि मुझे रिलायंस के अंदर वोटिंग राइट्स चाहिए, इसको कोई मतलब ही नहीं है, ना ये एनुअल जनरल मीटिंग में जाता है, ना उस कंपनी की मीटिंग्स में जाके वोट कास्ट करता है। तो अब ऐसे आदमी के लिए वोटिंग राइट्स कोई बहुत ज्यादा महत्व रखते नहीं है। ठीक है, तो ऐसे आदमियों के लिए एक नया कंसेप्ट आया, शेयर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। डिफरेंशियल का मतलब होता है नॉर्मल जो एक इक्विटी शेयर पे एक वोटिंग राइट है उससे डिफरेंट होगा, उससे डिफरेंट होगा। क्या डिफरेंट होगा, कि सर कम भी हो सकता है ज्यादा भी हो सकता है एक 10 इक्विटी शेयर पे एक वोटिंग राइट दे, हो सकता है 10 इक्विटी शेयर पे एक वोटिंग राइट दे, तो और हो सकता है कि सर एक इक्विटी शेयर पे दो वोटिंग राइट्स भी दे सकते हैं। ठीक है, डिफरेंशियल का मतलब ये नहीं है कि कम ही होगा, डिफरेंशियल का मतलब नॉर्मल से डिफरेंट हो सकता है, कम भी हो सकता है ज्यादा भी हो सकता है, जनरली जनरली कम ही होता है। आज दिन तक ये वाला कभी नहीं देखा गया है, आज दिन तक ये वाला कभी नहीं देखा गया है, इसलिए हम लोग डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स का मतलब ही यही समझ के चलते हैं कि सर नॉर्मल से कम वोटिंग राइट्स, की सर 10 इक्विटी शेयर पे एक वोटिंग राइट, 5 इक्विटी शेयर पे एक वोटिंग राइट। ठीक है, ये कहेगा दर्श जैन ठीक है, आप मुझे रिलायंस में नॉर्मल शेयर की बजाय आप शेयर्स में डीवीआरस दे दो, डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स दे दो, पर मैं बेवकूफ थोड़ी हूँ जो मेरे को नॉर्मल पे एक मिल रहा है तो मैं क्यों छोड़ूं अपना वोट करने का अधिकार, छोड़ूंगा तो कंट्रोल लूज होगा ना उस कंपनी में। यस सर, तो रिलायंस कहती है फॉर एग्जाम्पल कि भैया आप 10 शेयर पे एक वोटिंग राइट ले लो, वैसे भी आप वोटिंग तो करने आते नहीं हो, कि जब भी शेयर्स पे डिविडेंड डिक्लेयर होगा ना, जब भी हम शेयर्स पे डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे ना, आपको एडिशनल 5% डिविडेंड दे देंगे, आपको वहां पर हम काउंटर इसका सेट कर देंगे, आपका जो नुकसान हो रहा है ना वोटिंग राइट का, और 10 जन को मजे आ गए।
क्या मजे आ गए कि यार अपन तो वैसे भी वोटिंग से कोई मतलब नहीं है ना, अपन ऑनलाइन वोट मीटिंग में वोटिंग जाके करते हैं ना, अपन ऑफलाइन मीटिंग अटेंड करके उसमें वोट कास्ट करते हैं। तो अपने लिए तो सबसे अच्छी बात है कि वोटिंग से अपने को कोई मतलब भी नहीं है, कम वोटिंग दे दो, डिविडेंड ज्यादा दे दो, हमको तो वैसे भी कमाई के लिए कमाई है। तो ये सेटिस्फाई हो गया, इसने कहा ठीक है, मुझे 10 शेयर पे एक वोटिंग राइट वाले शेयर डीवीआर दे दो, ऐसे इक्विटी शेयर दे दो विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स दे दो। क्या डीवीआरस का कंसेप्ट समझ में आया? क्या डीवीआरस का कंसेप्ट समझ में आया? सब लोगों को आया? सब लोगों को आया? जश शाह, जिया, जिया जैन, कविश, जिया वोरा। ठीक है, जश शाह वीडियो ऑन करेगा? नहीं करूंगा सर, आज तो मैं भी सर ड्यूटी। इधर यस्टरडे से नेटवर्क ही नहीं आ रहा है सर। अच्छा ठीक है। जिया जैन, तेरे भी नेटवर्क नहीं आ रहा है? हाँ सर। ओहो, आ रहा है तो फिर वीडियो ऑन कर। और जिया वोरा, हाँ। वोरा जी छुप के नहीं बैठना है, सामने दिखना है। हाँ सर। हैं, चार चार बार हाँ सर। के तब तक हम करेंगे नहीं। ये ढीठपना मत करो यार सब जने। हम्म। देख सर बोलने में बहुत प्यारे भी हैं और खारे भी हैं, ठीक है, जैसा तुम बिहेव करोगे वैसा आउटपुट मिल जाएगा तुम लोगों को। इनपुट जैसा तुम लोग डालोगे वैसा आउटपुट मिल जाएगा। चलिए, तो सर अब एक इक्विटी नॉर्मल स्कीम, एक इक्विटी शेयर पे एक वोटिंग राइट। यदि शेयर्स में डीवीआरस हैं तो डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स होंगे। सर डीवीआरस भी इक्विटी शेयर्स ही होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स नहीं होते हैं, ये बात ध्यान रखना। एक डीवीआर मतलब उसमें फिर डिफरेंट होगा, डिफरेंट कोई भी एस्पेक्ट हो सकता है कि 10 पे एक, 5 पे एक, ऐसा कुछ भी, जो भी रेशो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो हो सकता है। अब आओ मेन काम की बात, इतने टाइम से मैं क्यों बवाए जा रहा हूं तुमको, कुछ कंसेप्ट समझाना है इसलिए बवाए जा रहा हूं कि सर होल्डिंग का सब्सिडियरी पे कंट्रोल होता है। वो कंट्रोल या तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के कंपोजिशन पे से कंट्रोल होता है, या फिर ग्रेटर देन 50% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर या टोटल वोटिंग राइट होल्डिंग का सब्सिडियरी में होना चाहिए। अब ये टोटल वर्ड पे खेलना पड़ेगा अपने को। अब ये टोटल वर्ड पे खेलना पड़ेगा। क्या किसी कंपनी में मान लो नॉर्मल इक्विटी शेयर्स भी हैं जिसपे एक शेयर पे एक वोटिंग राइट, और डीवीआरस भी हैं जिन पे मान लो 10 शेयर पे एक वोटिंग राइट। तो सर वोटिंग राइट इधर भी चल रहे हैं और इधर भी चल रहे हैं, सारे वोटिंग राइट्स मिला के, यानी कि नॉर्मल वालों को भी मिला के और डीवीआरस को भी मिला के, दोनों को मिला के जितने भी वोटिंग राइट्स हैं उनमें से ग्रेटर देन 50% होल्डिंग के पास में होने चाहिए सब्सिडरी के अंदर। इधर भी तो है, 10 पे एक है। सर ये वाले भी मिला लो और ये वाले भी मिला लो, तो दोनों में से जितने भी वोटिंग राइट्स हैं वो मिला के होल्डिंग, यदि सब्सिडियरी के अंदर नॉर्मल इक्विटी शेयर्स भी होल्ड कर रही है और डीवीआरस भी होल्ड कर रही है, या डीवीआरस होल्ड नहीं भी कर रही है, इस कंपनी ने नॉर्मल शेयर्स भी इशू किए और डीवीआरस भी इशू किए हैं, तो वोटिंग राइट्स इधर भी है, भले ही कम या ज्यादा है, इधर भी है, दोनों के मिला के जितने भी वोटिंग राइट्स हैं टोटल, उसमें से ग्रेटर देन आधा इस कंपनी के पास में है, तो होल्डिंग सब्सिडियरी रिलेशनशिप आ जाएगा। 10 जैन, समझ में आया? यस सर। ठीक है। सर ये डीवीआर है, उसे एमओए में भी मेंशन करते हैं क्या, कि हम लोग ऐसे मेंशन कर रहे हैं? वहां पर नहीं होगा, ठीक है, वहां पर तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ऑथराइज्ड कैपिटल एमओए में एक कैपिटल क्लॉज होता है, बस तुम इतना ध्यान रखो, नेम क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, कैपिटल क्लॉज। कैपिटल क्लॉज में किसकी डिटेल आती है? ऑथोराइज्ड कैपिटल ऑफ द कंपनी इज ₹10 lakhs डिवाइडेड इनटू इतने नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। तो नंबर ऑफ शेयर्स यहां पर भी आएंगे, इतने नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। ठीक है, वो ये नहीं बताते हैं कि डीवीआरस है, डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स है, बताना चाहो तो भी, पर है ना, इस पे हमको हमको परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमारे को कैपिटल क्लॉज में क्या मेंशन करना है? ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ द कंपनी इज इतना
डिवाइडेड इनटू इतने नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, यानी कि 3 डिटेल्स आई हैं। टोटल ऑथराइज्ड कैपिटल, वो कितने नंबर ऑफ शेयर्स में है, और हर शेयर का भाव क्या है, फेस वैल्यू क्या है। ठीक है, ये 3 जानकारी आनी चाहिए। बस इससे ज्यादा अभी तू परेशान मत हो, ठीक है, अपने को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट सर, अब एक और बात समझो। होल्डिंग सब्सिडियरी, पहला तरीका कंट्रोल का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपोजिशन, दूसरा ग्रेटर देन 50% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर या टोटल वोटिंग राइट्स। टोटल वोटिंग पावर या टोटल वोटिंग राइट्स वर्ड का मतलब ही यही है कि सर नॉर्मल इक्विटी शेयर्स और डीवीआरस दोनों मिला के जितने भी हैं तो वो हो जाएंगे। ऋषि अग्रवाल बोलो क्या हुआ। सर बस कि बीओडी या फिर मोर देन 50% वोटिंग राइट्स, तो उन दोनों में से कोई भी एक होना चाहिए क्या हाँ, कोई भी एक फॉर होगा तो भी होल्डिंग, दोनों नहीं जरूरी है, कोई भी एक होगा, आइदर दिस और दिस, कोई भी एक तरीके से होल्डिंग सब्सिडियरी में कंट्रोल वाला एस्पेक्ट पूरा हो जाएगा, दोनों जरूरी नहीं है। मैंने एंड तो कभी बोला ही नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। अब सर एक और बात समझनी है कि सर होल्डिंग का सब्सिडियरी में ग्रेटर देन 50% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर है, ये दूसरा तरीका है। बच्चे कहां गड़बड़ी कर देते हैं, पहली बात तो वो ग्रेटर देन 50% को समझ लेते हैं कम से कम 51%, ना मुन्ना ऐसा नहीं है। 51% नहीं है, 50.02, 50.03, 50.4 ऐसा भी हो सकता है। Isn't this greater than 50%? Yes or no? Isn't this thing greater than 50%? तो इतना भी चलेगा। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी आए हैं जहां पर एग्जैक्टली 50% पे आके रुक गया है। होल्डिंग के पास में सब्सिडियरी के अंदर एग्जैक्टली 50% वोटिंग पावर है। हमें क्या चाहिए, ग्रेटर चाहिए ना 50% से। तो क्या वो एग्जैक्टली 50% होगा तो होल्डिंग सब्सिडियरी होगी? ना मुन्ना, बिल्कुल नहीं होगी। बात समझ में आई? बात समझ में आई? हमको इस ग्रेटर देन 50% को दिमाग में बैठा लेना है, ठीक है। ग्रेटर होना चाहिए, ग्रेटर का मतलब ये नहीं है कि 51% ही हो, इट कैन बी 50.01 एज वेल, दैट वुड वर्क, दैट वुड वर्क, ठीक है। 50 से ज्यादा होना चाहिए बस, ठीक है सर। अब आगे और क्वेश्चन आएंगे, जैसे गवर्नमेंट कंपनी वगैरह के क्वेश्चंस आएंगे, उसमें वर्ड 51% यूज लिया गया है, ठीक है, वो वहां पर डिस्कस करेंगे। पर बच्चे एक और गलती क्या करते हैं कि सर होल्डिंग सब्सिडियरी में 51% लगा देते हैं और वहां 50% लगा देते हैं। तो सर आपको थोक के एकदम याद होना चाहिए कि सर होल्डिंग सब्सिडियरी में सर ने ग्रेटर देन 50% बोला था, किसका, ऑफ द टोटल वोटिंग पावर बोला था। क्यों टोटल वोटिंग पावर बोला था? क्योंकि कई कंपनीज में एक तो नॉर्मल इक्विटी शेयर्स विद नॉर्मल वोटिंग राइट्स होते हैं और एक शेयर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स होते हैं। तो ये आज लिख के तुम्हारे जो डेस्क है या अलमारी है या डेस्क के सामने की दीवार है वहां पर चस्पा हो जाना चाहिए। बात समझ में आई? और मेरे को नोट्स की कॉपी मिल जानी चाहिए। भेजे में घुस गया, सबके दिमाग में घुस गया। ये सुनो, जब मैं तुम्हारे साथ इतनी मेहनत कर रहा हूं और तुम खुद के लिए मेहनत नहीं करोगे तो तुम क्या कर रहे हो, यू विल बी कमिटिंग अ क्राइम, नॉट ओनली विद मी, विद योरसेल्फ एंड विद योर पेरेंट्स। पेरेंट्स को धोखा नहीं देना होता है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। चलिए वापस एक बार सेम लिंक पे सभी जने रिज्वाइन करेंगे।